अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हमने क्लस्टर सी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले आता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसके बाद है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड लास्ट वन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सबसे पहले हम अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? अवॉइडेंट नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है शख्सियत। यानी कि किसी भी चीज से अवॉइड करना, किसी भी चीज से जो है ना दूर रहना। कोई भी चीज हो सकती है वो, मतलब वो सोशल सर्कल भी आपका हो सकता है, या फिर कोई भी चीज के जिससे आप जो है ना अवॉइड, दूसरों से या किसी भी चीज से अवॉइड करने वाली जो शख्सियत होती है उसको हम कहते हैं अवॉइडेड पर्सनैलिटी। ठीक है। इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसे हम देख लेते हैं। अ परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल इनहिबिशन, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, हाइपर सेंसिटिविटी टू नेगेटिव evaluation beginning by early adulthood and present in a variety of contexts as indicated by four or more of the following। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि उसमें क्या होगा? सोशल इनहिबिशन होगी। सोशली क्या करेगा? वो कट ऑफ करेगा, सोशली तौर पर खुद को जो है ना इनहिबिट करेगा। ठीक है। और इनएडिक्वेसी की फीलिंग होगी, और अपने खुद को लेकर नेगेटिव एवेल्युएशन से रिलेटेड वो बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होगा कि उससे जो है ना नेगेटिवली एवेल्युएट ना किया जाए। अगर कहीं पे भी उसे नेगेटिवली एवेल्युएट किया जाएगा तो उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होगा। अब ये रीजन उसने बताए हैं कि वो अवॉइड क्यों करता है, क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव है नेगेटिव एवेल्युएशन को लेकर, और उसको जो है ना इनएडिक्वेसी की फीलिंग आती है। इस वजह से वो क्या करता है? सोशली तौर पर इनहिबिट कर लेता है खुद को। उसके बाद इन्होंने नीचे कुछ सिम्टम्स दिए हैं, टोटल 7 सिम्टम्स। इनमें से कोई से 4 या 4 से ज्यादा सिम्टम्स जो है ना प्रेजेंट होंगे तो हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड कंप्लीट होगा। याद रखिए कि मैंने पहले भी बताया था कि जब तक कोई भी जो है ना मेंटल इलनेस है, जब तक वो आपकी लाइफ को सोशली तौर पर, पर्सनली और आपकी जो ऑक्यूपेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आपके रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आपकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तब तक हम उसे डिसऑर्डर नहीं कह सकते। और जब तक वो मेडिकली तौर पर क्लियर ना हो, ठीक है, तब तक हम उसे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस नहीं कह सकते। नंबर 1 पे है अवॉइड्स ऑक्युपेशनल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल और रिजेक्शन। अब वो क्या करेगा? इंडिविजुअल अवॉइड करेगा किसी भी जो है ना ऐसी एक्टिविटी में जिसमें उसके इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स बने। तो उसमें किस वजह से वो अवॉइड करेगा? वो ताकि उसे क्रिटिसाइज ना किया जाए, उसे डिसअप्रूव ना कर दिया जाए, या उसे रिजेक्ट ना कर दिया जाए। इन चीजों के खौफ की वजह से वो इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट से अवॉइड करेगा। नंबर 2 पे है इज अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल अनलेस सर्टेन ऑफ बीइंग लाइक्ड। लोगों के साथ इन्वॉल्व जो है ना नहीं होगा, मतलब उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा जब तक कि उसे कोई पर्सन उसे लाइक नहीं करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल उसका कोई सोशल सर्कल में खड़ा हुआ है वो पर्सन जो कि अवॉइडेड पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो वो अगर एक सोशल सर्कल में खड़ा हुआ है और उस सर्कल में जो है ना वो बिल्कुल भी लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और एक पर्सन ने अचानक से उसकी तारीफ कर दी और मतलब कि उसको जो है ना ये शो किया कि वो उसको जो है ना अच्छा लगा है, तो इस बेस पे वो उसके साथ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होगा। अदरवाइज वो बाकी लोगों के साथ जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसे ये फियर है कि उसे किसी जगह पे क्रिटिसाइज ही ना कर दिया जाए, कहीं वो कुछ बोले तो उसे डिसअप्रूव ना कर दिया जाए, या फिर उसको रिजेक्ट ही ना कर दिया जाए कि ये तो मतलब ठीक नहीं है, या इस तरह से। नंबर 3 पे है shows restraint with within intimate relationships because of the fear of being shamed
यानी कि इसमें क्या वो कह रहे हैं कि इवन के ये लोग अपने जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी उनसे भी ये जो है ना खुद को अवॉइड करते हैं, रेस्ट्रेन करते हैं खुद को, क्योंकि इन्हें क्या खौफ होता है बीइंग शेम्ड, के इन्हें जो है ना शर्मिंदा ना होना पड़ जाए, इनकी जो है ना अ, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जो कि इनके लिए शर्मिंदगी का बायस हो। नंबर 4 पे है इज प्रीऑक्युपाइड विद बीइंग क्रिटिसाइज्ड और रिजेक्टेड इन सोशल सिचुएशंस। और इनको ये बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि इन्हें सोशल सिचुएशंस में क्रिटिसाइज या रिजेक्ट ना कर दिया जाए। इज इनहिबिटेड इन न्यू इंटरपर्सनल सिचुएशंस बिकॉज ऑफ फीलिंग इनएडुकेसी। और अगर जो है ना कोई न्यू इंटरपर्सनल सिचुएशंस है, जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई नया पर्सन इनके साथ जो है ना कोई नए पर्सन के साथ इनका इंट्रोडक्शन हुआ है, तो ये उसके साथ बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट फील करेंगे, ये बिल्कुल ही जो है ना अनकंफर्टेबल होंगे। व्यूज सेल्फ एज सोशली जो है ना इन इनेप्ट, पर्सनली अनअपीलिंग और इंफीरियर टू अदर्स। अच्छा, बेसिकली इनमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये खुद को ना सोशली तौर पर ये कहते हैं कि ये इनमें इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है। इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स होने की वजह से अगर ये किसी चीज को बहुत अच्छे से भी परफॉर्म कर सकते हैं तो ये नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है कि मैं तो इतना अच्छा कर ही नहीं सकता, मेरे मैं क्या पता मुझे वो रिजेक्ट कर दे, मैं इस टाइम पे ये वर्ड्स बोलूं, ये लाइंस बोलूं, बेशक वो लाइंस बहुत अच्छी हों, पर वो कहीं इस डर से नहीं बोलेगा कि क्या पता मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मुझे डिसअप्रूव ना कर दे, या मुझे कोई क्रिटिसाइज ना कर दे। इनसे ये चीजें बेयर नहीं होती हैं, इस वजह से जो है ना ये लोग सोशली तौर पर इनहिबिट करते हैं खुद को। इज अनयूजुअली reluctant टू टेक पर्सनल रिस्क और टू engage in any new activities because they may prove embarrassing। अच्छा, कोई भी न्यू एक्टिविटीज है, ये ऐसी चैलेंजिंग एक्टिविटीज है जिसके बारे में इन्हें हाउ नो नहीं है, तो ये ऐसी भी किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि इनको ये होता है कि इन्हें एम्बेरस ना होना पड़े किसी के सामने। तो इस डर की वजह से ये कोई भी रिस्की एक्टिविटी या कोई भी न्यू एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये इनमें से कोई से 4 या 4 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारा अवॉइडेंट पर्सनैलिटी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अच्छा, आप लोग जितना भी हमने डीएसएम पढ़ लिया है, आप हर मेंटल डिसऑर्डर के रिलेटेड ना कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लें, आप नोट्स बनाएं। जो है ना हर ऊपर जो है ना आप नेम लिखें कि ये जो है ना डिसऑर्डर का नेम है, उसके बाद उस डिसऑर्डर के कुछ मेजर पॉइंट्स होंगे, कुछ मेजर सिम्टम्स होंगे कि जिसकी बेस पे उस डिसऑर्डर को आपको पता चल जाए कि ये अवॉइडेंट में आएगा, ये बॉर्डर लाइन में आएगा, ये हिस्ट्रियोनिक में आएगा। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बना लें तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा इजी रहेगा। इस तरह से आप लोग इजीली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को याद कर सकते हो, और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन से क्लस्टर में आ रहा है, ये कौन से क्लस्टर में आ रहा है। इस तरह से अगर आप सिर्फ डीएसएम पे ही रिलाई करेंगे तो इस तरह से आप लोगों को याद नहीं होंगे ये डिसऑर्डर्स। इनको याद करने का एक तरीका होता है, उस मेथड के मुताबिक जो है ना आप लोग इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें, ताकि थ्रू आउट लाइफ आप लोगों को ये याद रहें चीजें। अब अवॉइडेंट में जैसा कि हमने पढ़ा कि ये लोग अवॉइड करते हैं, मतलब एक तो इनमें इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ गया, और ये अवॉइड करेंगे सोशल सिचुएशंस से, क्योंकि इन्हें ये डर होता है कि इनको क्रिटिसाइज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस वजह से ये हर काम से, हर उस चीज से अवॉइड करते हैं जो कि इनके लिए एम्बेरसिंग हो सकती है, या फिर जिसकी वजह से इन्हें जो है ना शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट होता है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि किसी पर हिसार करना, और पर्सनैलिटी का मतलब होता है शख्सियत, डिसऑर्डर का मतलब होता है कि एक यानी कि ऐसी बीमारी कि जिसमें इंसान किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, किसी दूसरे पर इन्हिसार करता है, ठीक है।
अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डीएसएम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अ परवेसिव एंड एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ दैट लीड्स टू सबमिसिव एंड क्लिंगिंग बिहेवियर एंड fears of separation, beginning by early adulthood and present in a variety of contexts as indicated by 5 or more of the following। अब नीचे इन्होंने कुछ सिम्टम्स दिए हैं, टोटल 8 सिम्टम्स। इनमें से कोई से 5 या 5 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो हम इसे जो है ना डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये बहुत ही ज्यादा इन्हें जरूरत होती है कि कोई दूसरा इनका बहुत ज्यादा ख्याल करे। इनको इनका जो है ना बिहेवियर क्लिंगिंग बिहेवियर होता है, और इन्हें ये खौफ होता है कि कहीं ये पर्सन हमसे दूर ना हो जाए, ये सेपरेट हम ना हमसे हो जाए ये पर्सन। ठीक है, टोटली तौर पर ये उस पर्सन पे क्योंकि डिपेंड कर रहे होते हैं, वही पर्सन इनको इनकी टेक केयर कर रहा होता है, तो इस वजह से इन्हें ये खौफ होता है कि कहीं ये अलहदा ना हो जाए मुझसे। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका डायग्नोस्टिक जो नीचे कुछ सिम्टम्स दिए हैं उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 पे है हैज डिफिकल्टी मेकिंग एवरीडे डिसीजंस विदाउट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एडवाइस एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम अदर्स। यानी कि ये लोग डिसीजन भी, मतलब डेली लाइफ के जो डिसीजंस है, कोई छोटा सा भी फैसला लेना है तो ये लोग बगैर किसी की एडवाइस या बगैर किसी के मशवरे के जो है ना सजेशंस के ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यानी कि खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं ये लोग। नीड्स अदर्स टू assume responsibility for most major areas of his or her life। यानी कि इन्हें अपनी जिम्मेदारी के लिए भी ना, यानी कि किन चीजों की जिम्मेदारी, अब एक इंसान की जिंदगी में कौन सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को लेनी चाहिए, इस चीज के लिए भी इन्हें दूसरों की जरूरत होती है कि दूसरे इन्हें बताएं। has difficulty expressing disagreement with others because of fear of loss of support or approval। अच्छा, इन्हें अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे किसी जो है ना सोशल सर्कल में ये बैठे हुए हैं, तो वहां पे अगर कोई बात ऐसी हो गई है कि जिससे ये डिसएग्री करते हैं, तो वहां पे भी ये डिसएग्रीमेंट शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये खौफ होता है कि कहीं ये जो मेरे दोस्त हैं ये मुझसे जो है ना दूर ना हो जाए, सपोर्ट इनकी खत्म ना हो जाए, या क्या पता ये मेरे इस जो डिसएग्रीमेंट है इसे अप्रूव ही ना करें। has difficulty initiating project or doing things on his or her own because of a lack of self confidence in judgment or abilities rather than a lack of motivation or energy। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ये कोई भी प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करने में इन्हें मुश्किल आती है, क्योंकि इन्हें जो है ना खुद से ये कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं, इन्हें इसके लिए भी दूसरों की जरूरत होती है। क्योंकि इनमें क्या होता है, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। इस वजह से ये लोग कहते हैं कि कोई दूसरा इस चीज को स्टार्ट कर दे, हाँ फिर मैं उसके बाद ये कर सकता हूँ। यानी कि स्टार्ट इनिशिएटिव लेने के लिए इन्हें दूसरों की जरूरत पड़ती है। गोज टू एक्सेसिव लेंथ्स टू ऑब्टेन नर्चरेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स टू द पॉइंट ऑफ वॉलंटियरिंग टू डू थिंग्स दैट आर अनप्लीजेंट। इसमें वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इन्हें जो है ना दूसरों की तरफ से सपोर्ट और नर्चरेंस ये लोग जो है ना ऑब्टेन करते हैं, कि ये चाहते हैं कि दूसरे हमेशा इन्हें प्यार करते रहें, इन्हें सपोर्ट करते रहें, इन्हें जो है ना इनके साथ अच्छा जो है ना बिहेव करते रहें। feels uncomfortable or helpless when alone because of exaggerated fears of being unable to take care himself or herself। अच्छा, जब ये लोग अकेले होते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि इन्हें अपनी केयर करने के लिए भी जो है ना दूसरों की जरूरत पड़ती है। इन्हें नहीं पता कि मैंने खुद की कैसे केयर करनी है। ये इतने टोटली तौर पर क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो इस सिचुएशन में ये लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और हेल्पलेस हो जाते हैं। अर्जेंटली सीक्स एन अदर रिलेशनशिप एज अ सोर्स ऑफ केयर एंड सपोर्ट व्हेन अ क्लोज रिलेशनशिप एंड्स।
अच्छा, जब भी कोई इस तरह से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो कि हर टाइम इनके साथ है, इन्होंने डिसीजन लेना है, तो ये उनसे पूछे बगैर डिसीजन नहीं लेंगे, उनसे पूछे बगैर प्रोजेक्ट नहीं शुरू करेंगे, उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे। अगर एक ऐसा स्टेज आ गया है कि जिसमें वो रिलेशनशिप एंड हो रहा है, यानी कि जब इन्हें फील हो कि अब ये रिलेशनशिप खत्म होने वाला है, इनकी इस बिहेवियर की वजह से वो पर्सन इतना तंग आ गया है कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म करने वाला है, तो ये फौरन से ही कोई दूसरा रिलेशनशिप जो है ना सर्च आउट करते हैं, कि किसी दूसरे कोई दूसरा पर्सन ढूंढते हैं कि जिसके साथ ये इस तरह रिलेशनशिप बना सकें जो कि इनको जो है ना केयर करे इनकी और इनको सपोर्ट करे। नंबर 8 पे है, इज रियलिस्टिकली प्रीऑक्युपाइड विद फियर्स ऑफ बीइंग लेफ्ट टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और अनरियलिस्टिकली ये प्रीऑक्युपाइड होते हैं इस खौफ के साथ कि इनको जो है ना ये कहीं ये खुद की जो है ना केयर करना छोड़ ना दें, ये खुद को जो है ना तन्हा ना कर दें। ये है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब एक हमारे पास है ओसीडी, ठीक है, और एक हमारे पास आ जाता है ओसीपीडी। अब आज जो हमने पढ़ना है वो क्लस्टर सी का ओसीपीडी, ये इनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ना है। जो ओसीडी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें फिर इसमें भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि मेजर ओसीडी और ओसीपीडी में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इसमें क्या होता है, ऑब्सेशंस आती हैं, यानी कि किसी भी चीज को लेकर ऑब्सेशंस आ रही हैं, ख्यालात आ रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर एक ख्याल बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्सेशंस कहेंगे। उस ऑब्सेशंस की वजह से एंजाइटी होगी और इस एंजाइटी को कम करने के लिए पर्सन जो बिहेवियर शो करेगा उसे हम कंपल्जन कहेंगे। यानी कि ये जो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस है ये पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, शख्सियत का हिस्सा होते हैं, और फिर उसके बाद उसके साथ साथ जो है ना ये लाइफ भी डिस्टर्ब करते हैं पर्सन की, उसकी सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ और उसकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इस वजह से ये डिसऑर्डर है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। अ परवेसिव पैटर्न ऑफ प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म एंड मेंटल इंटरपर्सनल कंट्रोल एट द एक्सपेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस एंड efficiency, beginning by early adulthood and present in a variety of context as indicated by four or more of the following symptoms। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेजेंट अभी जो अजान हो रही है तो 5 मिनट हम अजान का जो है ना एहतराम करते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें इंडिविजुअल को ना मेंटल और इंटरपर्सनल कंट्रोल जो है ना इंडिविजुअल का नहीं होता है। वो कहता है कि हर चीज एक ऑर्डर में हो, हर चीज परफेक्ट हो, मतलब इस तरह के उन्हें, क्योंकि उन्हें बार बार थॉट्स इस तरह के आते हैं कि ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज इस तरह से एक ऑर्डर में पड़ी होनी चाहिए। एक जो है ना परफेक्शन इस तरह से लगती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट का कहा है कि इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ
जो इंडिविजुअल जो आपका क्लाइंट है वही आपको जो चीजें जो सिम्टम्स बता रहा है सिर्फ उसी ने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं। उसके जो फैमिली है उसका जो घर घर में जो रहने वाले लोग हैं वो भी इस चीज को ऑब्जर्व करें, उसकी जो सोशल सेटिंग है, उसका जो पीयर ग्रुप है वो भी इस चीज को ऑब्जर्व करें। यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, सिर्फ एक में ना हो। ठीक है। और नीचे इन्होंने सिम्टम्स दिए, इनमें से कोई से चार या चार से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। फिर हमारा यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ओसीपीडी का कंप्लीट होगा। इस प्रीऑक्युपाइड विद डिटेल्स, रूल्स, लिस्ट, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन और शेड्यूल्स टू द एक्सटेंट दैट द मेजर पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी इज लॉस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीजें दोबारा से जो है ना रिपीट की हैं। डिटेल्स जो है ना ये कोई भी चीज है उसकी हर एक चीज हर डिटेल पे फोकस करेंगे कि ताकि जो मेजर पॉइंट जो है ना वो इसमें से रह ना जाए। रूल्स हैं तो उसकी हर एक चीज को पढ़ेंगे, हर एक चीज को फॉलो करेंगे। कोई लिस्ट है या ऑर्डरिंग है, हर एक चीज को बिल्कुल ऑर्डर में रखेंगे। मतलब इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट जो है ना, ये कहते हैं कि हर चीज एक परफेक्शन में हो। Number two पे shows perfectionism that interferes with task completion, is unable to complete a project because his or her own overly strict standards are not met। यानी कि ये क्योंकि ये लोग perfectionism को फॉलो करते हैं, तो ये लोग अगर इन्हें कोई ऐसा टास्क मिल गया है कि जिसमें इनकी जो इनका जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हर चीज एक ऑर्डर में परफेक्शन में हो, तो अगर इनकी इन चीजों से ये कोई उन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती हैं तो ये वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर थ्री पे इज एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी टू द एक्सक्लूजन ऑफ लेजर एक्टिविटीज एंड फ्रेंडशिप नॉट अकाउंटेड फॉर बाय ऑब्वियस इकोनॉमिक नेसेसिटी। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा क्या कहा है, एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क, ये इनके अपने काम पे बहुत ही ज्यादा जो है ना काम को लेकर बहुत ज्यादा ये वो होते हैं कि बस अगर इन्हें कोई काम मिला है तो वो टाइम पे बिल्कुल ही टाइम पे जो है ना होना चाहिए काम। और ये अपने जो है ना फ्रेंडशिप्स में जो रेयर एक्टिविटीज हैं उनको ये लोग नहीं करते हैं, जैसा कि दूसरों के साथ जो है ना बाहर खाना खाने चले गए या होटलिंग कर ली या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं, तो ये लोग नहीं करते हैं वो एक्टिविटीज। ये नहीं है कि इनको जो है ना इनके पास पैसे नहीं होते, इनको इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग क्योंकि कहते हैं कि ये लोग ये चीज ठीक नहीं है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक हर चीज में इन्हें एक परफेक्शनिज्म चाहिए होता है, और इनकी जो थॉट्स हैं वो किसी के साथ मैच नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये लोग ये चीजें नहीं करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नंबर फोर पे है is over conscientious, scrupulous and inflexible about matters of morality, ethics और वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये जो मैंने ऊपर लेयर्स एक्टिविटीज का बताया कि ये लोग दोस्तों में जो है ना लेयर एक्टिविटीज को नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो रूल्स को ब्रेक करने वाला काम नहीं करते हैं। ये लोग मोरालिटी को फॉलो करते हैं। इन्हें मतलब कि अगर जो है ना कोई चीज गलत है तो बेशक जो है ना इनको उस चीज की जरूरत भी है, तो ये लोग नहीं करते हैं वो चीज। एथिक्स को फॉलो करते हैं, एथिक्स को, वैल्यूज को, जो भी हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारी रिलीजियस में जो चीजें हैं उन चीजों को ये लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ओवर कॉन्शियस, ओवर मतलब इस चीज को लेकर ना बहुत ही ज्यादा, एक तो होता है ना कि नॉर्मली आप इस चीज को अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को, अपनी रिलीजियस आइडेंटिफिकेशंस को, अपनी कल्चरल नॉर्म्स को, वैल्यूज को, एथिक्स को देख रहे हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्सेंटियस होते हैं। नंबर फाइव पे है इज अनेबल टू डिस्कार्ड worn आउट और वर्थलेस ऑब्जेक्ट इवन व्हेन दे हैव नो सेंटिमेंटल वैल्यू। Number six पे is reluctant to delegate a task or work with others unless they submit to exactly his or her way of doing things। यानी कि अब फॉर एग्जांपल इन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है और किसी के साथ ये इनके मिला है, अकेले नहीं, मतलब इनके दो लोग आप काम कर रहे हैं, तो ये जब तक वो अगला पर्सन जो है ना जब तक इनके मुताबिक काम नहीं करेगा ये उसके साथ काम ही नहीं करेंगे।
क्योंकि इन्हें तो हर चीज में परफेक्शनिज्म चाहिए, हर चीज में एक ऑर्डरिंग चाहिए। तो हर कोई तो इस चीज को फॉलो नहीं करता ना, ये तो एक जो है ना मेंटल इलनेस से ही जो है ना गुजर रहे हैं, तो हर कोई तो इस तरह से नहीं होता ना, तो इस वजह से ये लोग काम नहीं करते हैं दूसरों के साथ। adopts a miserly spending style towards both self and others. Money is viewed as something to be hoarded for future catastrophes। यानी कि ये जो है ना अपने ऊपर भी बहुत ही ज्यादा जो है ना पैसे खर्च नहीं करते, और ना ही दूसरों पे इतना ज्यादा कोई खर्चा करते हैं। जैसा कि अक्सर लोग होते हैं दूसरों की खुशामद में पता नहीं क्या बड़ी बड़ी डिशेस बनवा दी या कुछ भी इस तरह से। तो ये लोग इस चीज को नहीं फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ दूसरों के लिए, ये अपने ही लिए भी इसी तरह से है कि जो जरूरत की चीज है ना सिर्फ ये वही लेंगे, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेंगे। ये लोग ये नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं होते। इन्हें मनी की वैल्यू, ये कहते हैं कि मनी की वैल्यू जो है ना इतनी है कि हम इसको जो है ना अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए हमें, ना कि हमें इस तरह से उड़ाना चाहिए, इस तरह से फजूल खर्ची करनी चाहिए। नंबर 8 पे है शोज रिजिडिटी एंड स्टम्बन्स। अच्छा, इसमें ये बहुत ज्यादा रिजिडिटी ये शो करते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दीपन होता है इनमें। मतलब वो कोई चीज है ना, मतलब किसी चीज को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, जैसा कि अब परफेक्शनिज्म है या जो भी चीज है। तो ये दूसरे पर्सन उस चीज के रिलेटेड काम नहीं करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो प्रोजेक्ट की खातिर अपनी उस चीज को छोड़ देंगे, नहीं, उस चीज को लेकर ये वो अड़ जाएंगे, जिद्दी होंगे कि ऐसे होना है तो ऐसे होना है काम, अदरवाइज ये काम ही नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये था हमारे पास जो है ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब इनमें जो है ना, क्योंकि इन्हें एक परफेक्शनिज्म की आदत होती है, एक जो है ना क्योंकि इन्हें थॉट्स आते हैं, इनके थॉट्स ही इस तरह से होते हैं। इसमें ये होता है कि बार बार तो इस तरह से नहीं होता कि बार बार जो है ना थॉट्स आए, ये उस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रीऑक्युपाइड होते हैं कि ये चीज डिटेल है। फॉर एग्जांपल अब इनकी इनको दी गई है किसी चीज की कोई डिटेल कि आप ये रीड करें, उसके बाद आपने ये जो है ना आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये वो लोग डिटेल जो डिटेल इन्हें दी जाती है उससे भी एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ लेते हैं कि कोई पॉइंट ना मिस हो जाए। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर ना ओवर कॉन्शियस होते हैं। जैसा कि अब कोई काम है या फिर कोई भी चीज है, तो इस वजह से जो है ना इस तरह से इसको ओसीपीडी कहा गया है। लेकिन जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ऑब्सेसिव क्या होता है कि ऑब्सेशंस आती हैं, बार बार किसी भी चीज को लेकर ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, और वो थॉट्स जो है ना एंग्जाइटी जो है ना कॉज करते हैं। और उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर इंडिविजुअल शो करता है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल अब एक इंडिविजुअल को लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, बार बार उसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो उसे एंग्जाइटी होगी बार बार ये थॉट्स की वजह से, तो वो क्या करेगा, जाके हाथ धोआएगा। ठीक है, ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और जो ओसीपीडी है वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये एक शख्सियत का हिस्सा होती है। ठीक है, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, इसीलिए इसे ओसीपीडी कहा गया है। लेकिन ओसीडी में एक अलग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है कि जिसमें ऑब्सेशंस आती हैं, ऑब्सेशंस एंजाइटी कॉज करती हैं, और उसकी वजह से कंपल्सिव बिहेवियर शो करता है पर्सन। गॉट इट। बाकी जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जब ओसीटी को पढ़ेंगे तो वो फिर हम ज्यादा डिटेल में जो है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज।